डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पार्ट बी का सेकंड यूनिट दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा की संरचना। और इससे पहले के सभी यूनिट पर दोस्तों हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हम सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बात करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, यानी कि अच्छी लिखावट की क्या विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है कि अकॉर्डिंग टू एसएसएम गार्डर, यानी कि एसएसएम गार्डर कोई वैज्ञानिक हैं, उनके अकॉर्डिंग राइटिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल, राइटिंग जो है वो काफ़ी सहायता हमें देती है स्कूल टाइम में। राइटिंग हेल्प्स पीपुल, राइटिंग विद्यार्थियों की हेल्प करती है। इन ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उनकी मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड एक्सप्रेसिंग उनको बढ़ाने के लिए, हीज आइडियाज एंड थॉट्स यानी कि उनके विचारों और सोच को बढ़ाने के लिए राइटिंग सहायता करती है। हैंडराइटिंग इज ए रेगुलर फीचर, हैंडराइटिंग जो है एक रेगुलर फीचर है जो रोज काम आती है ऑफ द पीपुल्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए। डे टू डे वर्क यानी कि विद्यार्थियों के जो रोजाना के काम रहते हैं पढ़ाई के, उनमें हैंडराइटिंग जो है महत्वपूर्ण रहती है, रेगुलर फीचर के तौर पर काम में आती है। गुड हैंडराइटिंग हैज इट्स ओवन इम्पोर्टेंस, अच्छी हैंडराइटिंग के अपने इम्पोर्टेंस हैं, अपने महत्व हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंडराइटिंग आर, तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड हैंडराइटिंग में। फर्स्ट पॉइंट है द राइटिंग शुड बी लीजिबल, यानी कि लेखन जो है सुपाठ्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, यह साफ सुथरी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इट मस्ट बाई प्लीजिंग टू द आई, यानी कि यह आंखों को भाता हुआ होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है लेटर्स शुड बी राइटन इन सिंपल, यानी कि सिंपल साफ सुथरी राइटिंग में, और बोल्ड यानी कि थोड़े गहरे लिखे हुए होने चाहिए ताकि अच्छे से दिखें, और क्लियर स्क्रिप्ट यानी कि अच्छी तरह से लिखे हुए होनी चाहिए, ठीक तरीके से समझ में आने चाहिए। पांचवा पॉइंट है देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द लेटर्स, यानी कि अक्षरों के आकार में एक समानता होनी चाहिए। छठा पॉइंट है वर्ड्स शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टुगेदर, शब्दों को एक साथ बहुत अधिक भीड़ नहीं करना है, मतलब कि समान दूरी बनाते हुए लिखना है। सातवां पॉइंट है देयर शुड बी प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, सब लाइन में और सब वर्डों में बीच बीच में इतना समान गैप होना चाहिए, एक तरह से भीड़ की तरह नहीं लगना चाहिए। इन सब का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आठवां पॉइंट है चिल्ड्रन शुड बी एबल टू राइट विथ नॉर्मल स्पीड, यानी कि बच्चों की अच्छी एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमी। आप ज़्यादा तेज लिखेंगे तो फिर हैंड राइटिंग बिगड़ेगी, ज़्यादा धीरे लिखेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल स्पीड उनकी होनी चाहिए। नवा पॉइंट है द लेटर्स, यानी कि शब्द शुड रन स्ट्रेट, यानी कि सीधी लाइन में चलनी चाहिए, ऑल थ्रूट यानी कि पूरी लाइन में जो शब्द आप लिख रहे हैं वो एकदम सीधी लाइन ऐसे चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे बाकी टेढ़ी ऐसी चल रही है, ऐसे चल रही है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट है द लेटर शुड बी टिक्ड स्लाइटली फॉरवर्ड, यानी कि अक्षरों को थोड़ा आगे की ओर टिक किया जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस करना है आपको बिटवीन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बीच में। तो पहले हम बात करते हैं वोवेल साउंड को लेकर के। तो अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरेशन, यानी कि पी क्रिस्टोफरेशन के अनुसार, ये कोई वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार वोवेल साउंड कैन बी डिफाइंड, वोवेल साउंड परिभाषित किए जाते हैं इज अंडर, इनके अंदर में। वोवेल्स आर द वॉइस्ड साउंड्स, वोवेल साउंड जो है आवाज़ उठाई गई आवाज़ के ऊपर, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज, यानी कि आपकी उठाई गई जो भी आपकी आवाज़ होती है उसके उत्पादन में वायु मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है, सीधा बिना किसी रोक टोक के आप उनको आसानी से बोल पाते हो। तो इस तरह से आपको वोवेल साउंड को डिफाइन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अब कॉन्सोनेंट साउंड की परिभाषा भी देख लेनी है। अकॉर्डिंग टू पी क्रिस्टोफरेशन, यानी कि पी क्रिस्टोफरेशन के अनुसार ए कॉन्सोनेंट में बी डिफाइंड, कॉन्सोनेंट डिफाइंड है, कॉन्सोनेंट परिभाषित है एज ए साउंड इन विच द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द lungs in obstructed as a result of a narrowing a complete closure of the air passage, यानी कि व्यंजन को एक ध्वनि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें लंग्स से हवा की गति वायु के रूप में आपके संकीर्ण होने के रूप में परिणाम स्वरूप आप जब बोलते हो, आप जब वोवेल साउंड को बोलोगे तो आप आसानी से बोल दोगे, बट जब कॉन्सोनेंट साउंड से आप बोलोगे तो थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हवा का दबाव बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रश्न आपको काफ़ी बार पूछा गया है और ये टॉपिक आपके रीट और रीट मेंस में भी है, तो आपको थोड़ा सा इसका प्रॉपर एक वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे जिसमें हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के बात करेंगे। आप कमेंट में बताना कि आपको ये आता है या नहीं आता है। इसमें दोस्तों आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना होता है हर एक शब्द का, जैसे पेन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पेन होगा, TEA का TI यहाँ पर डबल डॉट यहाँ पर इस तरह से होगा, और THIN थिन का यहाँ पर IN इस तरह से होगा, और SIT का SIT ही यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक वर्ड दे दे और फिर नाउन में यूज करवा ले, एडजेक्टिव में यूज करवा ले, और वर्ब में यूज करवा ले या एडवर्ब में यूज करवा ले। इस तरह से आपको यूज करवा सकता है। जिस तरह से देखिए, उदाहरण के तौर पर आप यूज ऑफ द वर्ड फेयर, तो मेले का आपको यूज करना है, तो यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज करते हैं। तो वी गो टू विजिट दशहरा फेयर एवरी ईयर, तो यहाँ पर नाउन में हमने यूज कर लिया। अब एडजेक्टिव में यहाँ पर देखिए, आई बिलीव इन फेयर मीन्स एंड फेयर प्ले। अगला है एडवर्ब, जिसमें लिखा है कि हरी राइट्स क्वेट फेयरली, तो इस तरह से आपको वर्ड दे देगा और उसको यूज करना आपको पूछेगा। यहाँ पर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, यूज ऑफ वर्ड राउंड का हम यहाँ पर यूज देख लेते हैं। तो नाउन के तौर पर आप करेंगे यूज इसका, द प्रिंसिपल नेवर नेग्लेक्ट्स हिज डेली राउंड ऑफ ड्यूटी। सेकेंड है वर्ब, तो वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द कैप ऑफ गुड होप। अगला है थर्ड नंबर पर एडजेक्टिव, तो ए स्क्वायर पेग इज फिक्स्ड इन ए राउंड होल। और अगला है यहाँ पर एडवर्ब, इसमें आपको लिखना है द एरोप्लेन फ्लू राउंड एंड राउंड। तो इस तरह से दोस्तों आपको वाक्य प्रयोग पूछ सकता है, कोई वर्ड दे करके आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब इनमें आपको प्रयोग करवा सकता है, तो इसकी भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिग्री का आपको पूछ सकता है, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव इस तरह से डिग्रियों में आपको चेंज करवा ले। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। फास्ट का कॉम्परेटिव डिग्री होगी फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होगी फास्टेस्ट। सेकंड है यूजफुल, तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होगी मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव में होगा मोस्ट यूजफुल। तीसरे नंबर पर है बैड, तो इसका होगा वर्स्ट और वर्स्ट, है ना। तो इस तरह से आपको ये डिग्री में चेंज करने की भी प्रैक्टिस करनी है। आप काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनमें आपको डिग्री चेंज करना सिखाया जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है कि आपको वाक्य दे दे यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से, और यहाँ पर आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके बता दिए कि इसकी डिग्री चेंज करो। तो इसकी भी आपको देखिए इस तरह से करनी है। लेटेस्ट यहाँ पर कौन सी डिग्री है इसमें, यह आपको बता देगा या फिर चेंज करवा लेगा। यहाँ पर आपको पूछ लेगा कि इसमें कौन सी डिग्री है, तो लेटेस्ट में सुपरलेटिव है, ओल्ड में पॉजिटिव है, और वाइजर में कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस तरह से आपको डिग्री वाला टॉपिक भी क्लियर करना है, और ये भी टॉपिक आपके रीट और रीट मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा ठीक तरीके से इसकी तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मीन्ड बाय कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर यानी कि दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो एक कनेक्टर जॉइंस टू नाउन एंड क्लोजेज, यानी कि दो संज्ञा या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है इन्हें सेंटेंस एक सेंटेंस में। इस तरह से आप इसका ले सकते हो। एक नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको डिफरेंस पूछ सकता है बिटवीन दिस और देट में, और कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आपको और कोई उदाहरण देकर के भी यहाँ पे पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम देंगे, दिस को यूज किया जाता है फॉर नियरर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास में होता है उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम देट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंस बताना है। इट एंड देयर में आपको इनका कहाँ कहाँ प्रयोग हम करते हैं, तो वो आपको बताना है इम्पटी सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर देखिए, द वर्ड इट इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड टू एक्सप्लेन सिचुएशन, इट इज यूज्ड टू स्टार्ट ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का स्टार्ट करने के लिए इट का यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज ऑफ इट फॉर टेलिंग टाइम, समय को बताने के लिए। द यूज ऑफ ए क्लॉक इज वेरी नेसेसरी टू टीच इट, शो ए बिग पिक्चर ऑफ ए क्लॉक और ड्रॉ इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, नाउ ड्रॉ टाइम ऑन इट एंड आस्क द क्वेश्चन सच एज, यानी कि आपको एक घड़ी का चित्र बनाना है ब्लैक बोर्ड पर और उसके अंदर टाइम ड्रॉ कर देना है, और आपको क्वेश्चन पूछना है इस तरह से। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जवाब देगा इट इज 6 o'clock। इस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो इट से यहाँ पर वाक्य शुरू होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे और उदाहरण इसके देखते हैं हम। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड आस्किंग फॉर डिफरेंट टाइम आल्सो बिकॉज द वर्ड इट इज यूज्ड फॉर टाइम।
तो यहाँ पर आप कोई भी टाइम लेंगे तो उसी तरह से इट इज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा। सिमिलरली इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ इवनिंग या फिर और भी आपके यहाँ पर उदाहरण आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए कि इट इज़ नो, इट इज़ हॉट, इट इज़ क्लाउडली, इट इज़ एयरी, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ शनी। इस तरह से आपको इट का प्रयोग जो है स्टार्टिंग में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ देयर का। तो देयर का यूज आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देखिए द वर्ड देयर इज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड, परिचयात्मक शब्द है टू एक्सप्लेन सिचुएशन, सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये भी स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, जैसा कि देयर आर 5 बुक्स इन माई बैग, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देयर का प्रयोग भी एग्जाम्पल्स के तौर पर बता देना है। इस तरह से आपको इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया और इनट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया आपको पूछ सकता है। या तो आपको सीधा एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एग्जाम्पल बताओ, या फिर एग्जाम्पल देकर के पूछ लेगा कि कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला हम उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो सी रीड्स ए बुक, द बॉयज प्ले क्रिकेट। सेकंड है एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो बर्ड्स फ्लाई, रिवर फ्लो। तो इस तरह से आपको ये क्रिया भी सीखनी होगी। ये हिंदी में भी आपके है और साथ ही साथ आपके रीट में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से इसके बारे में देखना है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो जिसके मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा। आपको यहाँ पर 4-5 उदाहरण दे देगा इस तरह से, और फिर आपको पूछ लेगा कि कौन से में कौन सा जो क्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट के 2 सेंटेंसेजों में यहाँ पर इंट्रांसिटिव यानी कि आपकी अकर्मक क्रिया है, और थर्ड और फोर्थ में यहाँ पर ट्रांसिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आपको क्रिया को भी दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नेमिंग वर्ड्स। आपको संज्ञा भी पूछ सकता है। आपको संज्ञा के एग्जाम्पल्स देकर के पूछ लेगा कि कौन सी संज्ञा है इसमें, या फिर आपको कंप्लीट पूछ ले कि आपको एक्सप्लेन कीजिए और डिफरेंट टाइप्स भी इसके बताइए। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको टेंस के क्वेश्चन भी इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। अब एक छोटे से वीडियो में दोस्तों हम टेंस का टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं। तो टेंस आपने अगर छोटे क्लासों में ठीक तरीके से पढ़े हैं तब तो आप उनको आसानी से कर पाओगे। अगर आपको टेंसेज में कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज इस बारे में मिल जाएंगे, जिनको देख करके आपको तैयारी कर लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको आर्टिकल भी इस यूनिट में पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा को लेकर के। तो संज्ञा में देखिए ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन, डेली, कैट, मैंगो, रिवर, सिटी, होनेस्टी, ईटीसी अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ नाउन्स। इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लगानी है। और पहला है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखिए संज्ञा को 5 भागों में हमने बांटा है। प्रॉपर नाउन है पहले, तो इट इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, सरस्वती, जयपुर। इस तरह से प्रॉपर यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्रश्न की बात हो रही है। सेकंड में देखिए कॉमन नाउन, इट इज नेम गिवन टू ए क्लास फॉर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल काउ, बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी। इस तरह से एक क्लास की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड नंबर पर कलेक्टिव नाउन, जिसमें डिनोट्स इसमें परिभाषित किया गया है सेवरल पर्सन्स और थिंग्स डोनेटेड एज वन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लास, आर्मी, बंडल। इस तरह से यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में दिया गया है। अगला है यहाँ पर मटेरियल नाउन। इसमें देखिए इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग आर मेड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ग्लास, पेपर, वुड, सिल्वर, सिल्क आदि आपको यहाँ पर मटेरियल नाउन में करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर देखिए इज नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल होनेस्टी, ट्रूथ, ब्रेवरी, विजडम आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी। चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट। जजमेंट, लॉफर, थीफ, एंगर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन। तो इस तरह से दोस्तों आपको भाववाचक संज्ञा भी कर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान से पकड़ बनानी है। आपको टेंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, आर्टिकल भी पढ़ने हैं, और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया भी पढ़नी है, और आपको डिग्री वाला भी पढ़ना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों इस यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं और आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को आसानी से कवर कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को ठीक तरीके से करते रहें और प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियोज़ भी आप देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।